नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शरण। आज बात होगी बिहार के रण में किसे विन मिलने जा रही है। भारत समाचार सबसे सटीक एग्जिट पोल आपको बताने जा रहा है, क्योंकि बिहार में 3 चरणों में होने वाले सियासी घमासान का अंत हो चुका है। सभी 243 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है शाम 6 बजे, और हम आपको बताएंगे कि 10 नवंबर को कौन दमदार साबित होगा बिहार में। बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, नीतीश की बहार होगी, 7 निश्चय फिर से विजय पताका फहराएंगे, या फिर तेजस्वी का तेज सत्ता के समीकरण बदलने जा रहा है। बिहार की हर सीट का पूरा हाल, कौन से मुद्दे थे जिस पर जनता ने मुहर लगाई है, किस प्रत्याशी ने जनता का दिल जीता है, ये सब कुछ हम आपको अगले कुछ समय के बाद बताने जा रहे हैं। भारत समाचार आपको बताएगा कि बिहार की आवाम ने क्या तय किया है, बिहार में किसकी जीत होने जा रही है, 10 नवंबर को कौन दमदार तरीके से फिर से सत्ता में आने जा रहा है, किसने चुनाव के मैदान में कोरोना काल के बाद जिस तरह से पहले चुनाव हुए हैं देश में, उसमें किसकी जीत होने जा रही है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आपको बताएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, 10 तारीख को आने वाले परिणाम के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के चुनाव को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिहार चुनाव की जंग इस बार बहुत करारी थी। बिहार में गठबंधन की अग्नि परीक्षा है। 3 तरह के अहम गठबंधन इस बार मैदान में थे, चाहे यूपीए की बात कर लें, चाहे एनडीए की बात कर लें, और चाहे तीसरा फंड हम कह लें, मैदान में था। अनुभवी नीतीश के सामने युवा ब्रिगेड थी, चिराग पासवान थे, तेजस्वी की टीम थी, और तमाम समीकरण भी थे। नीतीश 7 निश्चय के साथ मैदान में थे, और वहीं तेजस्वी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर थे। अब सवाल यह है कि तेजस्वी का जय यहां पर काम करेगा, या फिर नीतीश फिर से कमबैक करेंगे। पलायन, बेरोजगारी, विकास, ये बिहार में इस बार बड़ा मुद्दा था। लालू के MY समीकरण का तेजस्वी ने तोड़ निकाला। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वो जनसभाओं में उतरे। तो मोटे मोटे ये समीकरण थे जिन्होंने बिहार में इस बार चुनाव की इबारत लिखी है। लेकिन बिहार के दंगल में बड़े चेहरे कौन हैं, उनको भी समझ लीजिए। नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू का चेहरा है, 3 बार के सीएम है, आइकॉन सीएम है। बिहार में पिछले 15 साल से सत्ता उनके पास है, और अब यहां पर क्या कुछ होने जा रहा है इस बार, ये भी देखना होगा। तेज प्रताप यादव, सुशील मोदी, पप्पू यादव, ये वो चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर है इस बार। पुष्पम प्रिया चौधरी, जो प्लूरल्स पार्टी को लेकर आई है इस बार बिहार में, उन पर भी सबकी नजर है। पहली बार ये पार्टी इंट्रोड्यूस हुई है बिहार की राजनीति में, क्या कमाल करती है, ये देखने वाली बात होगी। जीतन राम मांझी कई बार यहाँ पर समीकरण बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका अदा कर चुके हैं। तो बिहार की बाजू के ये बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर होगी। क्या कुछ इस बार होने जा रहा है, क्या नीतीश की बहार होगी बिहार में, लेकिन सवाल कई सारे हैं। परिणाम का इंतजार सबको है, लेकिन उससे पहले भारत समाचार आपको एग्जिट पोल दिखाएगा, और उससे पहले 2015 के परिणामों की बात भी करेंगे। लगातार हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पिछली बार के परिणाम रहे थे। आरजेडी को पिछली बार 80 सीटें मिली थी, 243 सीटों वाली विधानसभा है बिहार में। जेडीयू की बात करें तो 71 सीटें यहाँ पर मिली थी, एएनसी को 27 सीटें मिली थी, बीजेपी को 53 सीटें मिली थी, एलजेपी को 2 सीटें पिछली बार मिली थी। लेकिन चुनाव के बाद भी बहुत कुछ बदला, और इस बार लेकिन क्या बदलाव लेकर आ रहा है ये चुनाव, ये देखने वाली बात होगी। तो 2015 के ये परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछली बार बिहार की आवाम ने क्या तय किया था, लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है। और अब हम आपको बता रहे हैं, भारत समाचार का सर्वे है बिहार की आवाम को लेकर, और हमने ये जानने की कोशिश की कि दरअसल बिहार की आवाम ने किन मुद्दों पर चुनाव में वोटिंग की है। तो विकास का मुद्दा जाहिर तौर पर बिहार में रहता है, लेकिन 24% लोग इस मुद्दे के साथ
वोटिंग करते हुए नजर आए हैं। रोजगार का मुद्दा इस बार बड़ा हो गया है। प्रतिशत में अगर हम समझें तो 30% लोगों ने माना है कि रोजगार का मुद्दा यहां पर रहा है। और इसी खबर पर, इसी विश्लेषण पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से वरिष्ठ पत्रकार शशिभूषण हमारे साथ जुड़े हैं। शशिभूषण जी, आपका स्वागत है। हर किसी की नजर है कि बिहार की आवाम ने क्या तय किया है। अगर मुद्दों की बात कर लें, चेहरों की बात कर लें, बहुत कुछ बदलाव लेकर आने जा रहा है ये चुनाव। आपका अनुमान क्या कहता है? एग्जिट पोल तो बहुत कुछ कह रहे हैं, आपका अनुमान क्या कहता है? आवाम ने क्या तय किया इस बार? देखिए, जनता ने जो तय किया है शैलेंद्र, वो हम अभी नहीं बता सकते हैं। वो किसी को नहीं पता है। ना आप वहाँ स्टूडियो में बैठे हैं आपको पता है, ना हम यहाँ बिहार में बैठे हैं हमको पता है। हाँ, हमने ये जरूर देखा है कि मुद्दे कौन कौन से रहे बिहार के चुनाव में। 10 तारीख को जनादेश सामने आएगा, लेकिन बिहार में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा मुद्दा जो तेजस्वी यादव लेकर के चले थे, 31 साल का एक नौजवान जिसने बिहार की राजनीति में पहली बार जो बेसिक फॉर्मेट की पॉलिटिक्स वाली चीजें हैं, जिन पर राजनीति होनी चाहिए, जिन पर चुनाव होना चाहिए, उस मुद्दे पर कहीं न कहीं चुनाव को खींच करके वो लेकर आए, जिस पर रोजगारी के मुद्दे की आप चर्चा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव इसमें सफल रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये भी नतीजों में पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार में नीतीश कुमार 15 सालों से सरकार चला रहे हैं और उनका एक अपना इमेज है और जिस तरह वो शासन करते रहे हैं। शशिभूषण जी, सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स के बीच सबसे पहले ये चुनाव हो रहे हैं अब बिहार में, और ये कहा जा रहा है कि ये बिहार का जो सियासी संदेश है वो पूरे देश में जाएगा। गठबंधन की राजनीति को लेकर, नए समीकरण को लेकर और जातिगत समीकरणों को छोड़कर बेरोजगारी, विकास और तमाम जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े, उनकी यहां पर छाप भी बिहार चुनाव से मिलेगी। क्या ऐसा ही बिहार से होने जा रहा, इसी तरह का संदेश बिहार की आवाम देने जा रही है? देखिए, 5 साल पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे 2015 में, तो भी बिहार ने नए तरह की राजनीति और नए तरह का जो समीकरण है, गठबंधन वाला समीकरण, वो बिहार ने दिखाया था। तब देखिए पूरी बीजेपी उतर गई थी बिहार में और नीतीश कुमार, यही नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे और कांग्रेस के साथ थे और महागठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए राह बिल्कुल आसान है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार ने कई चुनावी मुद्दों को बदला है इस चुनाव में, ये भी एक हकीकत है। जब वो शुरुआती दौर में चुनाव बिहार में आहट हुई तो उन्होंने विकास का मुद्दा पकड़ा, उसके बाद 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा पकड़ा और आखिर तक आते आते उन्होंने जो रैली की, अपनी अंतिम चुनावी जनसभा की, उसमें यह भी कह दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अंतिम चुनाव है। तो इमोशनल कार्ड भी उन्होंने किया। बिल्कुल शशिभूषण जी, एक तरफ युवा ब्रिगेड की धार है और एक तरफ इमोशनल अपील भी है नीतीश की इस बार, और देखने वाली बात होगी कि जनता ने किस पर मुहर लगाई है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बिहार के परिणामों से पहले की आहट क्या है, एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव हुआ और उसके बाद सीएम पद की पसंद कौन है, बिहार के मन में कौन सीएम सबसे ज्यादा घर करता है। तो नीतीश कुमार को 40% लोगों ने अपना मुख्यमंत्री माना है। फिर से उनको लगता है कि नीतीश कुमार ही बिहार के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। तेजस्वी की बात करें, जिस तरह से जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ी है, इस बार उनका अलग जादू देखने को मिला है बिहार में। 35% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किया है। सुशील मोदी की बात करें, बीजेपी के बड़े नेता हैं और उन्हें अगर मुख्यमंत्री पद के लिए माना जाए तो 20% आवाम ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। चिराग पासवान, नई ब्रिगेड, नई टीम कमान संभाल रहे एलजेपी की, और 5% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है। तो बिहार का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं, भारत समाचार का ये सर्वे है जो बता रहा है कि किस तरह से इस बार समीकरण बदलने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कुमार पुष्कर और लखनऊ से संवाददाता सीमा जुड़े हुए हैं। पुष्कर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। बिहार का चुनाव इस बार देश में बड़ा संदेश लेकर आ रहा है। 10 तारीख को परिणाम आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल क्या खुलासा हम थोड़ी देर में करेंगे, डाटा हम बताएंगे कि आखिर जनता ने क्या तय किया है, लेकिन संकेत किस तरह के, जनता ने किस तरह का उत्साह दिखाया इस बार बिहार में? देखिए शैलेंद्र, चुनाव का आज आखिरी दिन था, तीसरा चरण था, खत्म हो चुका है और जिस तरह से साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, उसमें साफ तौर पे पता चल पाएगा कि बिहार का असली राजा कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से वोटिंग हुई है, जंगल राज बनाम सुशासन, लेकिन नया एक रोजगार का मुद्दा साफ तौर पे नीतीश कुमार के
अपोजिट तेजस्वी यादव ने जो लाया था, कहीं ना कहीं युवा उससे जुड़ते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे अब देखा जा रहा है, साफ तौर पे यही देखने को मिलेगा कि हम असेंबली साफ तौर पे देखने को जरूर मिल सकती है, लेकिन उसके साथ साथ महागठबंधन को भी बढ़त मिल सकती है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह मुख्यमंत्री की बात करें, नीतीश कुमार की 3 टर्म उनका मुख्यमंत्री पर हो चुका है, लेकिन साफ तौर पे जो उनके साइलेंट वोटर्स हैं वो अगर बाहर निकल के आते हैं तो एनडीए जरूर सरकार बनाएगी। लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि अब त्रिशंकु सरकार की तरफ बिहार बिल्कुल पुष्कर, यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि इस बार कई सारी समस्याएं बिहार के सामने थी, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पलायन कर मजदूर भी आए थे, उनके सामने बेरोजगारी का मुद्दा भी था और बहुत कुछ बदला है, नेतृत्व बदला है, नियति बदली है, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये 10 तारीख को स्पष्ट होगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि दरअसल समीकरण बिहार के है कैसे, किन मुद्दों पर चुनाव हुआ वो हम आपको समझा रहे हैं कि विकास का मुद्दा 24% रहा, रोजगार का मुद्दा 30%, शिक्षा का यहां पर 18% और 2015 के परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। जब पिछली बार 2015 में ये चुनाव हुए थे तो जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, आरजेडी 80 सीटें यहां पर जीतने में कामयाब रहा था और बीजेपी 53 सीटों के साथ तीसरे नंबर पे रही थी। लेकिन इस बार जनता ने क्या तय किया है 10 तारीख को यह तय होगा, लेकिन उससे पहले अब से थोड़ी देर बाद भारत समाचार आपको एग्जिट पोल दिखाएगा, हर सीट का पूरा हाल हम आपको बताएंगे कि 3 चरणों में हुए चुनाव में इस बार जनता ने क्या तय किया है। आज बिहार में तीसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ और सबसे खास बात यह है कि ये वो चरण है जो डिसाइडिंग फैक्टर है। कहा जाता है कि सीमांचल और मिथिलांचल से जो सबसे ज्यादा सीटें हासिल करता है सत्ता उसी को नसीब होती है। तो आज के इस तीसरे महत्वपूर्ण चरण में किसे जीत मिलेगी, कौन सीटें यहां पर हासिल करेगा, क्या तेजस्वी नीतीश के तिलिस्म को तोड़ पाएंगे, सवाल है। सीमाब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीमाब, यूपी और बिहार की राजनीति बहुत कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन बिहार इस बार किस तरह का संदेश देने जा रहा है? देखिए 2015 के जो चुनावी नतीजे थे उससे साफ था कि जो महागठबंधन था उसको जो है वो जीत हासिल हुई थी पूरी तरह से। लालू यादव की जो पार्टी थी उसको 80 सीटें मिली थी, नीतीश को 71 मिली थी और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। तो ऐसे में क्लीन स्वीप किया था महागठबंधन ने और वहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन परिस्थितियाँ बदली, राजनीति बदली और नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन करके उन्होंने अपनी सरकार बना ली और तेजस्वी यादव विपक्ष में जाकर बैठ गए। हालांकि बीच बीच में तमाम चीजें और होती रहीं। अब जब चुनाव आए हैं तो ऐसे में जो तेजस्वी हैं वो एक युवा चेहरे के रूप में वहां पर देखे जा रहे हैं। उनकी जो भीड़ दिख रही थी रैलियों में वो कहीं ना कहीं अगर वोट में तब्दील होती नजर आती है तो जाहिर है कि तेजस्वी को बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली है। इसी तरह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से थे तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का जादू कहीं ना कहीं हर चुनाव में चलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे थे, अमित शाह भी रैलियों को संबोधित कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा वर्ग है, बड़े नेता हैं, सारे के सारे बिहार में पड़े हुए थे। और फिलहाल जो चिराग पासवान की बात की जाए या अदर पार्टियों की बात की जाए तो वो लोग भी पूरी मेहनत के साथ वहां पर लगे हुए थे। लेकिन अब ये 10 तारीख को परिणाम बताएंगे कि क्या होने वाला है, किसको जो है वो बड़ी राहत मिलने वाली है। आपको रोकेंगे यहाँ पर एक बार फिर दिखाएंगे कि किस तरह से आवाम ने किस मुख्यमंत्री पर सबसे ज्यादा मुहर लगाई। हम आपको आंकड़े के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। ये भारत समाचार का सर्वे है जो बता रहा है कि नीतीश कुमार पर अभी भी बिहार की आवाम को सर्वाधिक भरोसा है। 40% लोग, जो हमारा सर्वे साइज है उसमें 40% लोगों ने नीतीश कुमार पर ही पहली पसंद बताई है। नंबर 2 पर तेजस्वी है और जाहिर तौर पर वही नंबर 2 पर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्राफ्ट किया है इस बार राजनीति में वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 35% लोग उन्हें दूसरे नंबर पर रख रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। सुशील मोदी बीजेपी का बड़ा नाम, लंबे समय से भी बिहार में राजनीति का चेहरा बने हुए हैं, लेकिन 20% लोग ही उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तेजस्वी यहाँ पर 35% के साथ हैं और चिराग पासवान जो रामविलास पासवान की विरासत को संभाल रहे हैं, एलजेपी को आगे ले जा रहे हैं। इस बार पहली बार उनके हाथ में कमान है, एलजेपी के बड़े फैसले लिए हैं। ये पहली बार बिहार की राजनीति में हुआ है कि गठबंधन की एक पार्टी के साथ सहमत है और दूसरी पार्टी के साथ असहमत है। लेकिन चिराग पासवान ने वो राजनीति भी लिखी है बिहार में और 5% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं।
बात मुद्दों की होगी, क्योंकि बिहार इस बार बड़े मुद्दों के साथ जा रहा। तो मुद्दे कौन से हैं बिहार के, वो भी हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार बिहार के चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं, बिहार में कौन सा मुद्दा है। क्योंकि जिस हिसाब से इस बार पलायन हुआ है, उसके बाद अब क्या मुद्दे होने जा रहे हैं। बिहार में अभी तक जातिगत समीकरण चलते रहते थे। लालू यादव ने MY समीकरण के जरिए कई बार सत्ता की कुर्सी हासिल की है, लेकिन इस बार विकास का मुद्दा 24% है, तो रोजगार का मुद्दा 30% के साथ सबसे प्रायोरिटी पर है। शिक्षा की बात करें तो 18%, पलायन की बात करें तो 20% यहाँ पर लोग इस मुद्दे के साथ हैं। तो ये हैं बिहार चुनाव के बड़े मुद्दे, हम आपको बता रहे हैं। कुमार पुष्कर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्कर, अगर मुद्दों की बात करें, एग्जिट पोल अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, भारत समाचार हर सीट का हाल बताएगा। मुद्दों की बात करें तो बिहार के जो मुद्दे हैं वो पूरे देश में इस बार चर्चा का विषय बने हुए हैं। बड़ी चुनौतियां इस बार, और नीतीश ने तो आखिरी रैली में इमोशनल कार्ड भी खेला है मुद्दों को लेकर। तो लगता है पुष्कर से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया। सीमाब लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। सीमाब, मुद्दों की बात करें तो यूपी और बिहार की राजनीति में बहुत यहाँ पर समानता है, लेकिन बिहार में समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं। इस बार कौन से मुद्दे हैं जिन पर बिहार की जनता जाना जा रही है? देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने सबसे ज़्यादा जो है वो रैलियां की और बेरोजगारी का ही तमाम जगहों पर जिक्र किया। इसके साथ ही साथ विकास के मुद्दे पर भी बात हुई। नीतीश कुमार लगातार लालू यादव के समय याद दिलाते रहे पब्लिक को कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय क्या कुछ होता था बिहार में, और 15 साल से जब से वो खुद मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने क्या कुछ बदलाव किए हैं, और आने वाले समय में अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो तमाम चीज़ों में और भी सुधार करेंगे। तो तमाम मुद्दे जो है वो इसी तरह से तेजस्वी भी मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा करते रहे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों या अमित शाह रहे हों या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता रहे हों जो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में शामिल हैं। वो लोग भी लालू के समय की ही बात को याद दिलाते रहे पब्लिक के बीच में जाकर कि जो है वो किस तरह से वहाँ पे अपराध बढ़ता था, किस तरह से वहाँ की सड़कें थी, किस तरह से वहाँ की बिजली थी। और नीतीश का जब से दौर शुरू हुआ है इन 15 सालों में, तो तब परिस्थितियां क्या हो गई हैं। तो जाहिर है कि दो मुद्दे, तो एक ये बड़े मुद्दे थे, इसके अलावा जब कोरोना काल शुरू हुआ और दूसरे प्रदेशों से पलायन शुरू हुआ बिहार के लोगों का, तो उसके बाद वहां तक जब पैदल पहुंचे हैं लोग, तो इनको लेकर इस मुद्दे को भी तेजस्वी यादव और विपक्ष ने खूब बुनाया है इस बार, क्योंकि जाहिर है कि तमाम लोग पैदल वहां से चलकर आए हैं और तमाम पोस्टर भी सोशल मीडिया पे इस तरह से वायरल किए गए कि बिहार के लोग इस बात को याद रखें कि नीतीश सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। ये सवाल यहाँ पर है। सीमाब, पुष्कर भी लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। पुष्कर, इस बार बिहार के चुनाव किस तरह के संदेश लेकर आ रहे हैं? जनता ने किन मुद्दों पर मुहर लगाई है? बहुत उलटफेर इस बार हुआ है। चिराग पासवान ने नई कहानी लिखी है तो तेजस्वी ने अपने आप को राजनीति में ग्राफ भी किया है। लालू की छवि से बाहर निकलकर खुद को राजनीति में बहुत मजबूती से स्थापित किया है। देखिए शैलेंद्र, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुए थे तो कहीं न कहीं सुशासन बनाम जंगल राज का मुद्दा बिहार में शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार बीच मझधार में पहुंचा तो तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया और ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन के बिहार में सामने आया है, रोजगार का मुद्दा। और उसके अलावा पलायन का मुद्दा और कास्ट के साथ साथ मंदिर, राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, NRC, जम्मू कश्मीर, पुलवामा, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रहित के मुद्दे भी बिहार में छाए रहे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से रोजगार का मुद्दा उठाया है तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं उनके तरफ जुड़ता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति इस बात को लेकर जरूर असमंजस में होगी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया है, कहीं ना कहीं महागठबंधन की स्थिति अब लगता है थोड़ी मजबूत होती जा रही है। शैलेंद्र, बिल्कुल पुष्कर, लेकिन खास बात यहां पर है कि ये परिणाम नीतीश के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तेजस्वी के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो परिणाम होंगे ये आगे की राजनीति की दशा और दिशा भी तय करेंगे पुष्कर। ऐसे में जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने राजनीति में एक अध्याय लिखा है, उनके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा ये चुनाव।
बिल्कुल शैलेंद्र, अगर बीजेपी के पक्ष में अगर ये चुनाव आता है तो अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव है और अन्य राज्यों का भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे 2024 में भी लोकसभा का चुनाव है, तो इसके परिणाम राष्ट्र हित में जरूर देखे जा सकते हैं आगे की तरफ बीजेपी के लिए। लेकिन अगर बीजेपी से हटकर महागठबंधन के पक्ष में अगर ये नतीजे आते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सही स्थिति इस चुनाव के बाद नहीं बनती नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस, महागठबंधन, आरजेडी और कम्युनिस्ट एक साथ एक मंच पर बीजेपी नहीं चाहेगी कि ये तीनों पार्टी एक मंच पर आगे के चुनाव बिल्कुल के पुष्कर, लिए अब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सहयोगी चंद्रकांत भी जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, आपने बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, समझा, इसके पहले के चुनाव को भी आपने हैंडल किया है। अब जब यहां पर ये चुनाव बड़े बदलाव के साथ होने जा रहे हैं, नए समीकरण इस बार बिहार में हैं, नए मुद्दे हैं और चेहरे तो ऐसे सामने हैं जिनमें बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे में ये चुनाव क्या संदेश लेकर जाने आ रहा है? बिहार में किस तरह की बदलाव की आहट महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो कोरोना काल में पहली बार किसी राज्य का विधानसभा चुनाव हो रहा है, और दूसरी बात सबसे अहम यह है कि मैं आपको बता दूं कि तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, करीब 55% से ज्यादा का मतदान हो चुका है। तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, उनकी रैलियों में, जनसभाओं में भीड़ उमड़ी है, और पहली बार ऐसा मौका था जब बिहार में तेजस्वी को अपने आप को लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में साबित भी करना था। तेजस्वी ने रिकॉर्ड तोड़ रैलियां भी की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भीड़ तेजस्वी की रैलियों में आई, कि वो भीड़ वोट में कितना तब्दील हुई, वो कितने वोट तेजस्वी को मिले। और जिस तरीके से अगर बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार पर तेजस्वी हमलावर रहे, पूरी तरीके से उन्होंने नीतीश पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी पर तेजस्वी के उतने ज्यादा हमले नहीं रहे, उनका सीधा चंद्रकांत, खास बात यह है कि पहली बार हमने देखा कि नीतीश कुमार हमेशा अपने काम पर वो वोट मांगते नजर आए, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत प्लानिंग भी की है। सात निश्चय लेकर जिस तरह से वो मैदान में उतरे थे, वो जान रहे थे कि उनके कद को इस बार किस तरह की चुनौती मिलने वाली, और उसका तोड़ भी तेजस्वी ने ढूंढा, जातिगत समीकरणों से बाहर निकले। ये बड़े बदलाव हैं जो बिहार में बड़े संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल, इस बार के चुनाव प्रचार में बिहार में अगर आप देखें, इसको बारीकी से देखें, तो जाति के मुद्दे पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहा, काम पर बात हुई। तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार का जो वादा किया वो अटैकिंग रहा, तो नीतीश अपने 7 निश्चय गिनाते रहे, उस पर वो अपना वोट मांगते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने जब इस चुनाव के दरमियान व्यक्तिगत हमले भी किए, और नीतीश कुमार जब इस चुनाव में जो आखिरी के चरण के प्रचार के दौरान उन्होंने एक तरीके से संकेत दिए कि राजनीति से संन्यास ले रहे, तो उसमें दोनों बातें छिपी हुई हैं। वो कहीं ना कोई संदेश भी देना चाहते थे, और दूसरी सबसे बड़ी बात है वो अपने वोटर्स को इमोशनली लुभाना भी चाहते थे। बिल्कुल चंद्रकांत, यहां पर हर पार्टियों की यही कवायद है कि इस बार वो कहानी लिखें जो उनके मन में है, लेकिन जनता के मन में क्या था, ये बड़ा सवाल है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, और एक बार फिर दर्शकों को समझाएंगे कि 2020 की जब हम बात कर रहे हैं तो 2015 में बिहार के समीकरण क्या कहते थे। 2015 के समीकरणों को आपको समझाते हैं। तब दरअसल क्या स्थिति थी? आरजेडी को 80 सीटें मिली थी, जेडीयू को 71 सीटें मिली थी। तब यहां पर दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में समीकरण बदल गए। 2015 का परिणाम हम आपको समझा रहे हैं। बीजेपी 53 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस 27 सीटों पे थी, जबकि एलजेपी को 2 सीटें मिली थी। बहुत प्री पोल अलायंस कुछ और थे और पोस्ट पोल अलायंस कुछ दूसरे हो गए, जिसने बिहार में आज मौजूदा जो कहानी, जो स्थिति है, वो यहां पर लिखी थी। लेकिन 2020 में कौन विजेता बनने जा रहा है, 2020 में किसने बिहार का मन जीता है, ये सब कुछ 10 तारीख को तय होगा। लेकिन उससे पहले हमने जो सर्वे किया, जो एग्जिट पोल है, वो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। सीमाब लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। सीमाब, जिस तरह से एग्जिट पोल अब से थोड़ी देर में आएंगे, जो बता देंगे कि आखिर मोटा मोटा बिहार ने क्या तय किया, लेकिन दरअसल बिहार की जमीनी सच्चाई है क्या, जनता की जरूरत किसने समझी, किसने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, और इस बार बहुत सारे समीकरण भी टूटते हुए नजर आए। बिल्कुल, नीतीश कुमार 15 साल से वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और राज कर रहे हैं। ऐसे में एंटी इंकम्बेंसी होना भी वहाँ पे लाजमी है, क्योंकि 15 साल तक जब कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे काम करेगा तो जनता कहीं ना कहीं नाराज़ भी होती है, उसके कामों से भी, उनके अच्छे कामों से खुश भी होती है, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव का मन भी बनता है। ऐसे में जंगल राज बनाम सुशासन की जो शुरुआत हुई थी, तमाम जगहों पर इस बात को लेकर जो है वो आरोप लगाए जा रहे थे कि
तेजस्वी यादव के जो पिता हैं लालू यादव, उनके ज़माने में जंगल राज कायम था। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो बिहार में चुनाव हुए हैं, तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की, तमाम भीड़ वहां पे जमा हुई, लेकिन एक भी ऐसा पोस्टर वहां पर नजर नहीं आया जिसमें लालू यादव की और राबड़ी यादव की कहीं पे तस्वीर रही हो। तो जाहिर है कि जो तेजस्वी थे उन्होंने बहुत ही प्री प्लान काम किया कि पोस्टर नहीं लगाए, और जो सामने वाली पार्टी थी नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी, उसको इस बात का मौका नहीं दिया कि इस तरह के जंगल राज के जो है वो आरोप लगे, घोटालों के आरोप लगे, क्योंकि लालू यादव जेल में है और घोटाले के आरोप में ही जेल में है। तो बिल्कुल पोस्टर से उनको अलग कर दिया, और तो जो भी कमान थी उन्होंने खुद अपने हाथ में रखी, और रोजगार, विकास, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो लगातार रैलियां करते रहे। और जिन लोगों का पलायन हुआ था दूसरे प्रदेश से बिहार वापस आए थे, उन लोगों से बार बार वो ये पूछते रहे कि बिल्कुल सीमा, ये स्थितियां यहाँ पर है। जरूर थी, लेकिन बिहार की आवाम ने आखिर में क्या तय किया, यही सबसे ऊपर है, और यही देखने वाली बात होगी जो 10 तारीख को स्पष्ट होगी। कुमार पुष्कर लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए। पुष्कर, इस बार बड़ी खास रवायत भी राजनीति में बनती हुई नजर आई बिहार में, जब वार पलटवार तो हुए लेकिन पर्सनल अटैक भी हुए, लेकिन यहां पर तेजस्वी ने बड़ी चालाकी से यहां पर उन्हें डिफेंड भी कर लिया। नीतीश के ऊपर हमले करने की जगह उनके सम्मान की बात भी करते रहे। जब उनकी रैलियों में प्याज और टमाटर फेंके गए तो उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ बताया। ये तेजस्वी की नई टैक्टिक्स है, जिसमें वो पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं बल्कि माहौल बनाने के लिए प्रशंसा का सहारा भी ले रहे हैं। देखिए शैलेंद्र, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरह से चुनाव मैदान में उतरे और जिस तरह से अटैकिंग रहे, किसी पर उन्होंने अटैक नहीं किया, खासकर नीतीश कुमार पर, कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई बड़ा नेता काम करता नजर आ रहा है। पहले रघुवंश प्रसाद सिंह एक बड़ा नेता के तौर पे काम किया करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद अभी साफ तौर पे ये कहा जाए कि जगतानंद सिंह, जो पहले लालू यादव के काफ़ी करीबी हैं, काफ़ी बुजुर्ग नेता है, उनके कामकाज के साथ तेजस्वी ने चुनाव की बागडोर संभाली थी। और कहीं ना कहीं जगतानंद सिंह इस पूरे चुनाव प्रचार में तेजस्वी के लिए काम करते दिखाई दिए। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पीछे से उन्होंने काफ़ी काम किया आरजेडी के लिए, और जिस तरह से रणनीति बनाई जाती है, जगतानंद सिंह ने इस पूरी रणनीति को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे चलिए पुष्कर, आपको रोकेंगे यहाँ पर। और सी वोटर के सर्वे में बिहार की चुनावी तस्वीर क्या बनती नजर आई है, वो हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि सी वोटर ने क्या कुछ कहा है। तो 243 सीटों में जेडीयू के गठबंधन को 104 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि आरजेडी और प्लस यहां पर 108 सीटें और अदर यहां पर 8 सीटें हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। सी वोटर का ये हम आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं। जेडीयू प्लस 104 सीटें और आरजेडी प्लस यहां पर 108 सीटें हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। बिहार चुनाव में सबसे पहले हम आपको सी वोटर का ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जिसमें जेडीयू प्लस 104 सीटें, आरजेडी प्लस यहां पर 108 सीटें और अदर यहां पर 8 सीटें हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। सी वोटर का ये सर्वे है, एग्जिट पोल है, सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जेडीयू प्लस यहां पर 128 और आरजेडी प्लस 131, यानी कि जेडीयू गठबंधन पर आरजेडी गठबंधन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से तेजस्वी की रैलियों में यहां पर भीड़ उमड़ी है, उसका परिणाम पर भी असर जाहिर तौर पर पड़ेगा। अभय जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभय जी, आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव परिणामों पर पूरे देश की नजर है। बहुत संकेत, बहुत बदलाव, बहुत नई रवायतें लेकर यह चुनाव आया है इस बार। परिणाम जो भी हो, आपको क्या लगता है बिहार का सियासी संदेश क्या होगा? किस तरह की अब नई कहानी बिहार लिखने जा रहा है? देखिए, जब चुनाव हुई थी उसके दिन पहले वहां पे ऐसा लग रहा था कि एक तरफा है और ये नीतीश के चल रहा था चुनाव। लेकिन पिछले एक महीने में जो तेजस्वी ने इस चुनाव की जो पूरी नैरेटिव को बदल दिया, उससे एक बात तो तय हो गई है कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। और ये चुनाव का जो परिणाम जो भी होगा वो तो 10 तारीख को हम सब लोगों को पता चलेगा। लेकिन इस चुनाव का एक चीज जो
सबसे सामने आ गया कि इसका असर आने वाले दिनों में बंगाल और आसाम, दो राज्य जो चुनाव होने वाले हैं 2021 के अप्रैल मई में, उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अवध जी, खास बात ये भी है मतलब कि जिस तरह से तेजस्वी ने अपनी रैलियों में बेरोजगारी के मुद्दे को यहां पर हथियार बनाया, नैरेटिव चेंज करने की उन्होंने कोशिश की, ये वो बिहार नहीं है जहां पर जंगल राज की दुहाई दी जाती हो, जहां पर जातिगत समीकरणों को साधा जाता हो। इस बार जमीन से जुड़े मुद्दों को रैलियों में उछाला गया है, नैरेटिव चेंज किया गया है। क्या निर्णय भी यहां पर जनता का बदलेगा? शरद में यही कह रहा था आपको कि पूरे चुनाव की नैरेटिव को बदल डाला। पिछले 30 साल से ही नहीं, पिछले काफी सालों से बिहार का चुनाव जात के आधार पर, ऐसा मान करके हमारे सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते थे कि जात के आधार पर चुनाव होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार में चुनाव की राजनीति में जात एकदम खत्म हो गई है, जात भी है, लेकिन जो एक मुद्दा, जो नैरेटिव है, वो चुनाव में एक नैरेटिव बदल गया है। चुनाव में जात पर वोट हो सकता है कि होगा, और वह होगा, लेकिन जो चुनाव की जो पूरी नैरेटिव है उसने इसको बदल डाली। क्योंकि जब यहाँ पर लोग इस तरह की उम्मीद लगा के रखे थे कि इस जात का वोट यहाँ पर यह है, इस जात का वोट यहाँ है, लेकिन अब तेजस्वी की रैली से आपको पता लगता होगा कि उसमें कटिंग अक्रॉस जात सब लोग नौकरी के। अभय जी, एक पहलू और है बिहार के चुनाव का, वो है युवा ब्रिगेड। तेजस्वी पासवान और जिस तरह से यहाँ पर चिराग पासवान तेजस्वी मैदान में है, तेज प्रताप यहाँ पर हैं, पुष्पम प्रिया हैं, ये जो युवा ब्रिगेड है, ये क्या नए बिहार की कहानी लिखने जा रही है? और खासतौर पर नीतीश की राजनीति को देखें, तेजस्वी की राजनीति को देखें, ये बड़े संकेत हैं। ये तुम आपने सही कहा कि युवा के बीच में जो एक, उसमें आपने कुछ नाम गिनाए, कुछ नाम आपने छोड़ भी दिए, जैसे कन्हैया कुमार है, एक जेएनयू के जनरल सेक्रेटरी हैं जो कि सीपीएमएल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार एक दर्जन ऐसे नौजवान जो हैं वो आइकॉन होकर के बिहार के राजनीति। बिल्कुल, नौजवान मैदान में है, लेकिन निर्णय जनता का क्या है ये 10 तारीख को स्पष्ट होगा। एग्जिट पोल हम आपको थोड़ी देर में लगातार बताएंगे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि जनता के बीच जब हमारी टीम गई तो जनता ने बिहार में किसकी सरकार बनाई है, क्या उस पर सोच रखती है, दिखाते हैं आपको। मैंने सिक्का उछाला, पब्लिक सर्वे